Hello students, welcome to Sushant Learning Platform. Let's start topic number 5, chapter 5, class 9. तो आज हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर 5 आधुनिक विश्व में चौराहे, यानी कि मॉडर्न इंडिया में हम लोग चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा है कि जैसे वन कानून लागू कर दिया गया था पूरे भारत में, पूरे देश में अंग्रेजों के द्वारा वन कानून लागू कर दिया गया था। वन कानून को 3 भागों में पार्टिसिपेट किया गया था, बांटा गया था। पहला था आरक्षित, दूसरा था सुरक्षित और तीसरा हमारा था ग्रामीण। तो हम लोग ये 3 चीज पढ़ चुके थे पहले डिटेल में। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा ग्रामीणों के ऊपर तो हम लोग देख चुके थे। अब इसमें हमारा बहुत महत्वपूर्ण है चारवाहों के बारे में, कि चारवाहों का जीवन किस तरह से प्रभावित हुआ वन कानून आने के बाद। अथवा हम लोग एक चीज और देखेंगे कि कैसे भारत में चरवाहों का जीवन था। जैसे पूरे दुनिया भर में सबसे बड़ा घास का मैदान जो बोला जाता है, प्रेरी को बोला जाता है, जो कि अफ्रीका का घास का मैदान है, प्रेरी। तो हम लोग वो टॉपिक बाद में देखेंगे। उससे पहले हम लोगों को देखना है आधुनिक भारत में कैसा था इनका जीवन। पूरे विश्व के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में कैसा था चारवाहों का जीवन। तो जम्मू कश्मीर का एक समुदाय है गुज्जर बकरवाल समुदाय। गुज्जर बकरवाल समुदाय क्या करता है कि भेड़िया पालन का काम करता है। भेड़ और बकरी का बड़ा बड़ा इन लोग का गठन रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेवड़। जैसे शिप जहाजों, बहुत सारे जो जहाज रहते हैं उनको कैसे बोला जाता है, बेड़ा। हम लोग हिंदी में देखते हैं बेड़ा बोला जाता है। वैसे ही जो बकरियों का, भेड़ों का झुंड रहता था उसको हम लोग बोलते थे रेवड़। ओके, तो ये तो जम्मू कश्मीर का हो गया, जम्मू कश्मीर का गुर्जर और बकरवाल समुदाय। हमारा दूसरा समुदाय है हिमाचल प्रदेश में चरवाहों का एक समुदाय जिसे गिद्दी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि गिद्दी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो चरवाहों का समुदाय है उसे हम गिद्दी कहते हैं। तीसरा है हमारा गढ़वाल और कुमाऊं। हिमाचल प्रदेश का एक जगह है, हिमाचल प्रदेश का जगह है गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र है। वहां पे गुज्जर चरवाहे रहते हैं। तो इनका सभी मौसम में इन लोगों का अलग अलग स्थान हो जाता है। जैसे सर्दी में भावर का सूखा क्षेत्र, इनका सूखा जंगल, और गर्मी में ऊपरी घास का मैदान जिसे कि बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल किसे कहा जाता है, ऊपरी घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। हमारा 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुग्वाल और भाबर। तो भाबर क्या था, सर्दी के दिनों में जहां पे चरवाहे लोग अपने मवेशियों को चराने का काम करते थे उन्हें भाबर कहा जाता था। और गर्मी के दिनों में जो सूखे जंगल के तरफ ऊपरी घास का मैदान था उसे बुग्याल कहा जाता था। तो अब तो ये हो गया कि जंगल में किस तरह से उनका जीवन था, वो पॉइंट हम लोग देखे। अब आता है कि जैसे लोग क्या होते हैं कि जैसे जो समुदाय था वो लोग तो सिर्फ एक जगह टिक कर काम नहीं करते थे। घुमंतू समुदाय के चारवाहे भी होते थे। उनका काम होता था कि एक जगह एक मौसम में, अगर गर्मी के दिन में अगर उन लोग, जैसे गुज्जर चारवाहे सर्दी के दिनों में भाबर क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि पूरा 4 मंथ जितना रहता है ठंड का मौसम, वो लोग भाबर क्षेत्र में रहते थे। गढ़वाल और कुमाऊं का सिर्फ हम बात कर रहे हैं पूरे भारत का नहीं। तो वे लोग कहाँ रहते थे, 4 मंथ भाबर इलाके में। और जब गर्मी का दिन पड़ने लगता था, जब जंगल सूख जाते थे, तो ऊपरी जो घास का मैदान था चरवाहे वहां चले जाते थे, जिसे बुग्याल कहा जाता है। अब हमारा अगला आता है पठार और मैदान और रेगिस्तान में उनका जीवन कैसा था। तो महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है धंगर। धंगर महाराष्ट्र का एक समुदाय है। इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 था। उनमें से ज्यादातर गरेड़िए और चरवाहे थे। तो होता क्या था कि गर्मी के दिनों में, जैसे जिनके पास बड़े बड़े रेवड़ होते थे, यानी कि जानवरों का समूह होता था, वे क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जा करके अपने जानवरों का भरण पोषण करने का काम करते थे। ओके, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है,
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सूखे पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। हम लोग किस राज्य का बात कर रहे हैं? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बारे में। यहाँ ज्यादातर किस समुदाय के लोग रहते हैं? गोला समुदाय के लोग रहते हैं। समुदाय का नाम है एक गोला समुदाय। एक कहाँ पे रहते हैं? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो अगला पॉइंट है कि चरवाहा में एक हमारा जाना पहचाना नाम है, ये उत्तर प्रदेश का चरवाहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बंजारे। बंजारे चरवाहों का नाम से जाना जाता है, पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। उसके बाद यही समुदाय पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाके में रहता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा समुदाय के नाम से जाना जाता है। अगला समुदाय हमारा राजस्थान के रेगिस्तान में, जिसे कि रायका समुदाय कहा जाता है। तो रायका समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? राजस्थान के रेगिस्तान में। तो इस इलाके में क्या होता है? बारिश का कोई भरोसा नहीं होता है। यहाँ कभी भी बारिश होता है, कभी बारिश नहीं होता है, कभी भी यहाँ सूखा पड़ जाता है। यहाँ बहुत कम बरसात होता है। तो क्या होता है कि जैसे बहुत सारा जिला है राजस्थान का, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये जिला क्या रहता है? रायका समुदाय यहीं पे अपने ही गांव में रहता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अक्टूबर आते आते जितना भी चारागाह रहता है, चारागाह का मतलब हो गया कि घास का मैदान, घास का मैदान या वह मैदानी भाग जहां लोग अपने जानवरों को चराने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो चारागाह क्या होता है? अक्टूबर आते आते यहाँ पे चारागाह सूखने लगता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे औपनिवेशिक काल और चरवाहों का जीवन। तो देखो अगला पॉइंट है कि लोगों के ऊपर क्या हुआ? कर बढ़ा दिया गया। कर का मतलब क्या होता है? टैक्स। ठीक है, टैक्स। टैक्स जैसे कि होता क्या है कि जैसे लोगों का जो पैदावार होता था, ठीक है, यानी कि लोग जितना अपना फसल उपजाते थे उसमें से कुछ हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ता था, कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में पे करना पड़ता था। तो जब वन कानून लागू हुआ तो चरवाहों को बहुत मुश्किल हालत का सामना करना पड़ा। अंग्रेज चरवाहों को खेती का जितना भी जमीन था उसको किस में तब्दील कर दिया? जितने भी जमीन थे उन्हें किस में तब्दील कर दिए? खेती के जमीन के रूप में। यानी कि खेती से क्या था? खेती से उन्हें टैक्स मिलता था। तो जितने भी खाली जमीन थे, खाली जमीन का प्रयोग चरवाहा लोग करते थे। खाली जमीन का प्रयोग कौन करता था? चरवाहा लोग। तो इसमें क्या हुआ कि खेती का जमीन में तब्दील कर दिया। खेती से क्या होता था? उन लोगों को टैक्स मिलता था, जमीन से अनाज भी मिलता था। तो जितना अनाज मिलता था उससे उन्हें लगान प्राप्त होता था। लगान का मतलब हो गया टैक्स। लगान के साथ साथ क्या होता था कि जूट, पटसन, कपास, गेहूं और अन्य जितना भी खेती का चीज होता था वो भी उनको उत्पादन के रूप में मिलता था। ठीक है, दूसरा बात है हमारा कि 19वीं सदी के मध्य तक पूरे भारत में कौन सा कानून लागू कर दिया गया? वन अधिनियम लागू कर दिया गया। तो इस कानून के आड़ में क्या हुआ कि सरकार ऐसे कई वनों को आरक्षित वन घोषित कर दिया, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में घोषित कर दिया। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? ऐसा जंगल जो कि सिर्फ सरकार के कंट्रोल में हो, वन कानून के कंट्रोल में हो। तो जहाँ पे बहुत सारा महंगा महंगा भी पेड़ था, देवदार, साल जैसे कीमती पेड़ उगते थे, इन जंगलों में क्या हुआ? चरवाहों को घुसने की मनाही हो गई। कई जंगलों में सुरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो सुरक्षित वन क्या था? सुरक्षित वन में चरवाहे जा सकते थे लेकिन विदाउट परमिशन के नहीं, उन्हें सरकार की परमिशन की जरूरत होती थी। यानी कि वन सरकार यानी कि फॉरेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा उन लोगों को परमिशन की जरूरत होती थी। बिना परमिशन के चरवाहे उसमें घुसने की आजादी उन्हें नहीं दिया गया था, पाबंदी लगी हुई थी। तो कई सारा ऐसा जंगल था जिसमें परमिट लेके चरवाहों को घुसना पड़ता था। तीसरा बात हम लोगों का है कि घुमंतुओं को अपराधी मान लिया जाता था। 1871 में एक औपनिवेशिक सरकार ने अधिनियम पारित किया। अधिनियम का नाम था जनजाति अधिनियम। इस अधिनियम में बताया गया कि जो चरवाहे हैं तथा जो छोटे मोटे व्यवसायिक लोग हैं, छोटे व्यवसाय के लोग हैं, उनमें से बहुत सारा ऐसा समुदाय था कि जिसको कि अपराधी घोषित कर दिया गया। बहुत सारा समुदाय था जिसे कि क्या घोषित कर दिया गया? जन्मजात अपराधी मान लिया गया कि वो लोग जन्म से अपराधी है। तो इतना सारा प्रॉब्लम था चरवाहों को। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन।
तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है औपनिवेशिक शासन काल में और चरवाहों का जीवन में। चौथी बात हमारा आता है कि अंग्रेज ने क्या किया कि अपना आमदनी बढ़ाने के लिए, ठीक है, जितना भी हो सके, जितना भी संभव काम था, ठीक है, उन्होंने करने का काम किया, अपनाया। जैसे क्या किया कि जितना भी जमीन था उस पर टैक्स लागू कर दिया गया। जितना भी नहर का पानी आता था, यानी कि जिस किसी को भी, जिस आम आदमी को नहर का पानी का, यानी कि सिंचाई के लिए अगर नहर का पानी का जरूरत है तो तुमको क्या करना है, टैक्स पे करना है। अंग्रेजों को पहले टैक्स पे करना है, टैक्स पे करने के बाद ही नहर का पानी उपलब्ध हो सकता है। अब जितना भी नमक का खरीद फरोख्त था, यानी कि जब नमक के जितने भी चीज थे, यहाँ तक कि जितना भी मवेशी था, यानी कि जानवर, जितने भी जानवर थे उन पर भी क्या लागू कर दिया गया, टैक्स लागू कर दिया गया। तो चारवाहों के पास क्या होता था, चारवाहों के पास तो पूरा समूह होता था, पूरा भेड़ों का समूह होता था, बकरियों का समूह होता था, भैंस का समूह, यानी कि पूरा जानवरों का समूह होता था। तो क्या हुआ कि प्रति जानवर पर टैक्स लागू कर दिया गया। अरे टैक्स क्या हुआ, दिनों दिन बढ़ता चल गया, टैक्स लगातार बढ़ते गया। तो टैक्स बढ़ने से क्या हुआ कि जितने भी चारवाहे थे उनका क्या हुआ कि जैसे मान लो कि किसी के पास 1000 भेड़ है, तो प्रति भेड़ टैक्स लगता था, तो वे धीरे धीरे क्या करने लगे, बेचने लगे या किसी दूसरे को देने लगे या फिर छोड़ देते थे। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो टैक्स वसूलने का व्यवस्था था वो भी मजबूत होता गया। 1850 से 1880 के दशक में टैक्स वसूलने का काम सबसे ज्यादा हुआ था। तो क्या होता था कि जैसे अंग्रेज अगर टैक्स नहीं वसूल पा रहे थे, इंग्लिश मैन अगर टैक्स वसूल नहीं पा रहे थे, तो बहुत सारे ठेकेदार बना दिए थे जो कि टैक्स वसूलने का काम करते थे। तो क्या होता था कि बोली लगाया जाता था, जैसे 1000 में आप लोगों को 500 किसानों से टैक्स वसूलना है, 500 चारागाह यानी कि चारवाहों से वसूलना है टैक्स। तो उसके लिए क्या किया गया कि ठेकेदारों को काम सौंप दिया गया बोली लगा करके। अगला पॉइंट है हमारा कि चारागाहों का बेहिसाब इस्तेमाल। अब क्या हुआ कि जितने चारागाह थे उनको क्या बना दिया गया, खेत बना दिया गया, यानी कि फसल उत्पादन के लिए, खेती के लिए उस जगह को कैप्चर कर लिया गया। तो इसके साथ क्या हुआ, चारागाह कम पड़ने लगे। तो चारागाह कम पड़ने से क्या हुआ, सब लोग अपनी गाय भैंस यानी कि जानवरों को वहीं पे चराने लगे। तो इससे चारागाह कम पड़ने से क्या हुआ, बहुत सारे जानवर मरने लगे। तो इतना सारा दुर्दशा हो गया अंग्रेजों के शासन काल में चारवाहों के जीवन में, ठीक है।